नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 7वां चरण यानी अंतिम चरण के रण के लिए भी मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी और अब पूरे देश को इंतजार है तो बस 4 जून का, यानी इम्तिहान की घड़ी खत्म हुई और परिणाम का इंतजार अब है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे और नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे और अपने अपने वादे हैं। देश में किस पार्टी की सरकार बनती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, ये परिणाम ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन खुलासे के लिए इंतजार सभी को 4 जून का ही करना होगा। लेकिन इस बीच जहां बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठकें कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समीक्षा बैठक आज की और इस समीक्षा बैठक के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंडी गठबंधन की ओर से की गई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन के 295 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और वहीं बीजेपी लगातार अपने 400 पार के नारे पर टिकी हुई है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि 24 के इस दंगल में आखिर किसका मंगल होने वाला है। लेकिन इस बार जो था वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। तो अंबाला की आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। अंबाला में 2014 में 71.11% मतदान हुआ था, जो इस बार घट गया था। तो वहीं आगे बढ़ते हुए कुरुक्षेत्र की बात करें तो 14 में 74.29% हुआ था, तो अभी 24 में घट करके वो 67% के आसपास रहा। वहीं सिरसा की बात कर लेते हैं, 75% से ज्यादा मतदान हुआ था 2014 में, लेकिन वो अब 24 में घट करके 68% के आसपास रहा। वहीं हिसार की जहां बात करें तो 72% के आसपास था 2014 में, लेकिन अब वो घट करके 65% के आसपास तक पहुंच गया। तो हर एक सीट में इस बार जो है मतदान प्रतिशत गिरा। वहीं करनाल की बात करें तो 68% के आसपास मतदान हुआ था 2014 में, लेकिन 24 पर आते आते वो 63% के आसपास पहुंच गया, यानी सीधे सीधे आपको कहें तो 4-5% कम हो गया। सोनीपत में 2014 में 71% था, उसके आसपास था, और 2024 में वो 63% आ जाता है। वहीं रोहतक की सीट की बात कर लेते हैं तो 70% मतदान होता है 2014 में और 10 साल बाद वो घट करके 65.68% यानी 65-66% के आसपास ही रह जाता है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो 70.48% था 2014 में, लेकिन अब वो घट करके 65.39% ही रह जाता है, यानी हर एक सीट पर वोटिंग परसेंटेज की गिरावट। गुरुग्राम सीट की बात करें तो 67% के आसपास से जो 2014 में था, अभी वो घट करके 2024 में 62% के आसपास आ जाता है। लेकिन फरीदाबाद की जहां हम बात करते हैं तो फरीदाबाद में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला था। यहां पर 4% के आसपास जो है लगभग वोटिंग गिरी है 2014 के मुकाबले, यानी इन 10 सालों में बदलाव वोटिंग प्रतिशत में काफी हुआ। औसतन अगर हम बात करें तो 4 से 5% वोटिंग हर जगह कम हुई। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था और इस बार चर्चा का विषय भी बना हुआ था। इसको लेकर के अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे। कहीं कहा जा रहा था कि गर्मी की वजह से हो सकता है लोग घरों से बाहर नहीं निकले, तो विपक्ष इसको लेकर के अपना नया एंगल निकाल रहा था। विपक्ष का कहना था कि जो है जनता वो सरकार से त्रस्त है, इसीलिए वो वोटिंग नहीं करना चाहती है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम है। लेकिन किसको नफा नुकसान इस घटते प्रतिशत का हुआ, इसका जो इंतजार है उसका 4 जून को ही इसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा सुर्खियों का विषय बना हुआ था, कम वोटिंग परसेंटेज इस बार। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज भी इस चुनावी दंगल में। और इस चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिता द्विजा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजवीर जी आप ही से ले लेते हैं। 7 चरणों का रण संपन्न हुआ, एक बड़ा काम हो गया समझिए। अब बस रिजल्ट का इंतजार है 2 से 3 दिन के बाद। आप जहां लगातार 400 पार का दावा करते आए हैं सभी 7 चरणों में अभी तक, अब इंडी गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन भी बड़ी बात कह रहा है। आज जब समीक्षा बैठक हुई तो समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा गया कि 295 से ज्यादा सीटें हम ला रहे हैं। सभी को प्रवक्ताओं का मेरा राम राम, आपके दर्शकों का मेरा राम राम। इंडी गठबंधन कल एग्जिट पोल में
का जो एक आज अभी शुरू हो रखा है, उसमें जाने के लिए कल मना कर दिया था इन लोगों ने, गठबंधन ने। तो आज इनकी मीटिंग हुई है, मीटिंग में इन्होंने 295 का कोई आंकड़ा पेश किया अपने आप ही। तो आज वो प्रवक्ता इनके जो नेशनल में बैठते हैं, वो आज एग्जिट पोल में गए हुए हैं। तो एक तरह से इनका ये है, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो सभी एग्जिट पोल बोल रहे हैं 330 से 400 तक का एनडीए को मैंडेट दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये जो एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने 200 से ज्यादा जो जनसभाएं की है, लाखों लाख हमारे जो कार्यकर्ता फील्ड में रहे हैं, हजारों जो हमारे बड़े नेता है केंद्र के हैं या राज्य के नेता है या जिले के हमारे पदाधिकारी है, सबने मिलजुल के एक लगातार हमने काम किया है, फील्ड में रहे हम 2 महीने। ठीक है, उसका रिवार्ड भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है कि आज एग्जिट पोल में किसी भी चैनल का उठा के देख लो, आप चाणक्य का उठा के देख लो, और बहुत से चैनल है जो जिन्होंने अपने अपने सर्वे किए हैं, जो एग्जिट पोल आज आए हैं। तो कुल मिला के हम संतुष्ट है, इससे जो हमने किया था वो जनता भी दे रही है। ठीक है, रमन जी भी हमारे साथ बने हुए। रमन जी, दावा किया जाता है आपकी तरफ से कि 295 से ज्यादा सीटें इस बार जीत रहे हैं। एग्जिट पोल से तो आप दूरी बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद ही आंकड़ा दे देते हैं कि हम 295 से ज्यादा जीत रहे हैं। मेरी आवाज रमन जी आप तक नहीं पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, रमन जी की आवाज सही करेंगे ताकि आगे हम उनको जोड़ पाए। साउथ में किया, जो गेन किया हमने, तो कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में, ठीक है, ठीक है, केरल में, पश्चिमी बंगाल में, तो वो एक सामने वो मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं के सामने, वो हमारे नरेंद्र। चलिए ठीक है, रोहिला जी आपके पास भी वापस लौटूंगी, आपकी आवाज में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और रमन जी की आवाज में खासकर कहूंगी कि सही करवाए। और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, अभिता जी भी हमारे साथ बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। अभिता जी, लगातार जो रैलियां की जा रही थी, लगातार जो रोड शोज किए जा रहे थे, क्योंकि अब 7 चरणों का रण पूरा हो चुका है, तो क्या लगता है कितनी सफलता इस बार आपके हाथ लगने वाली है, क्योंकि पंजाब में आज वोटिंग थी? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और जो जितने भी साथी प्रवक्ता है उन सभी को नमस्कार। डेफिनेटली आज जैसे 7 चरण में ये चुनाव पूरे हो चुके हैं, 2024 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही हास्यास्पद भी और चिंताजनक भी, सारी बड़ी मिक्स फीलिंग इसमें हर फेज के साथ आती रही। और ये एक ऐसा चुनाव रहा जहां पर विपक्ष का जो यही मुद्दा रहा और हमेशा लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक लड़ाई जो लड़ रहा है विपक्ष, तो उसके लिए लोगों के बीच में किस तरीके से लोग क्या फैसला लेंगे, तो ये एक चीज थी। तो ये जैसे ही 7 चरण के चुनाव हुए तो उसमें धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ। जैसा कि आपने कहा कि गर्मी थी, लोगों ने एक्सक्यूज दिए, पहले के मुकाबले 2014 और 19 के मुकाबले में जो प्रतिशत है मतदान काफी कम हुआ है। अगर देखा जाए तो अप्रैल के अंदर जब पहले चुनाव हुआ, पहले फेज का जो चुनाव हुआ, तो वहां पर राजस्थान में और जो नागालैंड में इलेक्शन हुए थे, वहां पर इवन नागालैंड में 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे 0% मतदान हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जो एक एंटी फीलिंग थी, जो फीलिंग थी बीजेपी के खिलाफ कि इन्होंने काम नहीं किए या जो प्रोमिस इन्होंने किए थे वो अमित शाह जी खुद स्वयं जाकर के वहां पर बोलकर आए और वो वादा उन्होंने नहीं निभाया, तो उसके अंदर एक ये रहा कि आपने उनको झूठ बोला। और ऐसा ही कुछ हरियाणा में, जो पंजाब में जो किसान आ रहे थे और उनको जिस तरीके से 3 कानून के बाद ये बोल दिया था वापस लेने की कि इनको एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, और जब वो नहीं सुनी गई बात और जैसे वो प्रदर्शन करने के लिए आने लगे तो उन्हें प्रदर्शन करने से भी नहीं दिया। तो इस तरीके की चीजों से लोग और जनता भी समझ रही थी, जहां विपक्ष तो इस बात को मजबूती से कह ही रहा था 2020 के बाद से, वहां पर धीरे धीरे जनता और आम लोग इस बात को समझने लगे कि 2024 का जो ये चुनाव है वो एक आम चुनाव नहीं है। ये लोकतंत्र को, संविधान को, फिर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे जैसे आए तो उसको बचाने का, और एक ऐसे नेता को देश को बदले अच्छी चीजों के लिए, ना कि उस देश को पीछे लेकर जाए। जिस तरीके की बातें इस चुनाव में हुई, भले ही चाहे वो मंगलसूत्र हो या तो बहस फिर आप क्या कहना चाह और रही हैं कि इस तरीके की बयानबाजी से देश को पीछे ले जाया जा रहा है?
बिल्कुल लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, जहां पर एक बात ये कहते हैं संबित पात्रा जी कि मतलब उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई, उन्होंने जगन्नाथ भगवान को बोल दिया मोदी जी का भक्त, और वहीं पर आते 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 7वें चरण तक हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था जब तक मूवी रिलीज नहीं हुई थी। और आज वो मतलब एक रील की बात मतलब एक बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि वो रील देख रहे थे और टाइगर भी पानी की बोतल उठा करके कहीं और डालता है, और ये सारा असर जो है वो नरेंद्र मोदी जी का। मतलब ये क्या है, मतलब इस तरीके की अंधभक्ति और नफरत की राजनीति और झूठ की राजनीति से 5 साल से सिर्फ देश के मतलब विपक्ष ही नहीं, देश की जनता भी, और साथ में बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता है वो भी। और इतना आ गया कि जेपी नड्डा जी ये बोलने लगे कि बीजेपी का वर्चस्व इतना बड़ा हो गया कि अब उन्हें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। और इतना कहते कहते अमित शाह जी पंजाब में जाकर ये बोलकर आते हैं कि पंजाब को तो 92 सीट लेने के बावजूद 117 में से इसको इलेक्शन 4 जून के आते ही हम सरकार को तोड़ देंगे। तो आप सीधा सीधा जनता को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तो चिंता जो लोगों के बीच में है, लोग भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं रोहिला जी। रोहिला जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। रोहिला जी, पीछे ले जाया जा रहा है, इस तरीके के बयानों से कहा जा रहा है। अभिता जी नमस्ते। आपको लगता आपका होमवर्क पूरा नहीं है। महिलाओं पे बात करने से पहले स्वाति मालीवाल पे जवाब दे दीजिए। ताजा ताजा उदाहरण है, उनको सीएम हाउस में पीटा जाता है, उनकी ऑडियो वीडियो सब आता है ना। नंबर 2, अंधभक्त की बात में सुनो मेरी बात। आप शायद आपको भी नहीं पता होगा आपकी पार्टी क्या करती है। दिल्ली से पंजाब से कार्यकर्ताओं को, पेड कार्यकर्ताओं को ले जाकर गुजरात में चुनाव लड़ती है। पेड कह रहा हूं मैं, पेड, ठीक है। उत्तर प्रदेश से पंजाब में लाए जाते हैं, पंजाब वालों को गोवा में ले जाया जाता है। ये सब आप पेड, जो आप पे भ्रष्टाचार के आरोप में गए ना, आपका पैसा वहां लगता है। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो स्वयं सेवक हैं, वो स्वयं काम करने वाले हैं, पेड नहीं है। आप अपनी पार्टी से पूछ रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना है, ठीक है ना। आपकी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में हैं। अभिता जी एक बार सुन लीजिए। आपकी पार्टी के 4 नेता बड़ी जेल में है। सत्येंद्र जैन वो किस आरोप में है आपको पता है। संजय सिंह बेल पे है। केजरीवाल कल चला जाएगा, ठीक है ना। आपका नेतृत्व जेल से सरकार चला रहा है, आप हमें नसीहत दे रही है, ठीक है ना। आप अपनी पार्टी में पहले पूछो कि जवाब कैसे देना हमने, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उस पार्टी ने परफॉर्म किया है 2014 में भी, 2019 में भी, और 2024 में भी परफॉर्म करेगी। हरियाणा की साथ साथ पूरे भारत में, ठीक है ना। ठीक है रोहिला जी, लौटूंगी। और भी मेहमान बने हुए हैं। रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रमन जी हेलो। हाँ रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, आपकी आवाज सही करवाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। कृष्ण कुटेर साहब हमारे साथ बने हुए, प्रवक्ता इनेलो। कुटेर साहब, हरियाणा के दंगल में किसका मंगल आपको लग रहा है? क्योंकि देश भर की बात करें तो कांग्रेस अपने आंकड़े देने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि पूरी इंडी गठबंधन का कहना है कि हम 295 पार जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो शुरू से ही एक बात कहती आ रही है कि हम 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन हरियाणा की जहां बात करते हैं तो हरियाणा में आपको क्या लग रहा है, किसका मंगल इस बार होने वाला है? कुटेर साहब मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कृष्ण कुटेर साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है, सही कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अभिता जी आप ही के पास लौट के आ जाते हैं। रमन जी ने जो कहा कि हमें, माफ कीजिएगा, राजवीर जी ने जो कहा हमें नसीहत देने से पहले आप अपनी स्थिति जानिए और पूछिए कि कैसे जवाब देना है। ये पहली बात तो मुझे उनकी पूरी बात नहीं हो पाई। मैं जितना समझ पाई वो इतनी बातों पर आए
कि पहली बात तो देखिए, ये वो पार्टी है जिसको देश भर जानता है कि वॉशिंग मशीन के नाम से बीजेपी और वॉशिंग मशीन जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज प्रस्तुत हो चुकी है। और दूसरा, इतने बड़े बड़े घोटाले, दूसरा एक जो बड़ी चीज है कि जो इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में डेफिनेटली बीजेपी जो है बहुत वीक हो चुकी है। उसका मुख्य कारण ये है कि जिस तरीके से इन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी जी का नाम रटा और नया चेहरा नहीं लेकर आए, और जबकि ये हमेशा जो अगर लोकसभा के किसी से भी बात कर लेते हैं, वो हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, जहाँ जहाँ पर इन्हें देख लेना, ये सिर्फ चेहरा बदलने की राजनीति करे। तो इस चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे थे, मुख्य रूप से दूसरी विपक्ष पार्टियों के कांग्रेस के ही प्रत्याशी जो है, तो विपक्ष का जो फाइट चल रही थी वो खुद के ही जो उनके पहले रह चुके उम्मीदवारों के साथ ही फाइट थी। तो एक जो नयापन नहीं था, तो लोगों को भी ये समझ आ रहा था कि जिस तरीके से ये बोलते हैं कि बीजेपी के अंदर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के सपने देख सकता है, बट वहीं पर आज एक ऐसी नौबत आ चुकी है कि जहां पर खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ये बोलते थे कि जो 75, उनका खुद का ये नियम था कि 75 वर्ष की आयु के बाद रिटायरमेंट है, उसको राजनीतिक पद या कोई सरकारी पद में वो ग्रहण नहीं कर सकता। और आज खुद मतलब ये 75 साल इन्होंने मतलब आडवाणी जी की भी राजनीति ऐसे खत्म कर दी। अच्छा अभिता जी जो आपने ये बात कही है, ये 75 साल वाली, इसको लेकर के जो है बीजेपी एक बात कह रही है और बहुत बड़ी बात कह रही है। वो कह रही है कि जब केजरीवाल जी शुरुआत में राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, आरोप लग रहे हैं, तब भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर मुझ पर कभी कोई आरोप लगता है तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ूंगा। हाँ देखिए आप एक बात देखिए, दो चीजें होती है, एक आरोप लगाना, एक ठोस सरकार को तोड़ने के लिए आरोप लगाना, ये दो चीजें अलग अलग है। जिस तरीके की राजनीति आज देश में चली हुई है, अगर कोई इस तरीके से पद छोड़ता है तो देखिए सच्ची बताऊं, कई बार जिस तरीके से जो मतलब सोरेन जी है उन्होंने भी पद छोड़े, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इनका रास्ता स्पष्ट हो जाता है। हर कोई जानता है कि शिवसेना एनसीपी सरकार किस तरीके से मतलब इनकी पार्टियों को तोड़ा गया, और जो आज जो बीजेपी के अंदर भी है, तो इसी कारण से ये जो 400 पार कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो असंभव है। क्योंकि जो इनके साथ जो आज अब तक एलाइंस है, वो 4 जून के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा, इंडिया अलायंस जीतेगा, उसमें ये सब चीजें समीकरण चेंज होगा। क्योंकि वो जो अलायंस है वो ये जानती है कि जब से एनडीए मतलब बीजेपी के साथ वो अलायंस में रही है, उनका खुद का जो मतलब संगठन है वो कमजोर हुआ है, और वो जानते हैं कि आगामी भविष्य में वो इस तरीके से किसी के सगे नहीं है। तो वो अपने खुद के कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है, अपनी अलायंस के साथ सगे नहीं है, अपने अंदर जो पार्टी के नेता है उनके सगे नहीं है। तो उससे और जो नीति और जिसे आरएसएस को मानते थे, जिस तरीके से उनके उससे चलते थे, उनको ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जेपी नड्डा जी ने जैसे बयानबाजी कर। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके अंदर बहुत बड़ी फूट चल रही है। और ये सारे जितने भी अभी 7 चरण के चुनाव है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि जिस तरीके से उनका बयान आया पहले ही फर्स्ट चुनाव में, जिस तरीके से राजस्थान में जहां वो पूरी बहुमत से मतलब बीजेपी वहां सारी की सारी सीटों पर थी, पर वहां पर जैसे पानी के मुद्दे को लेकर के चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो ये उनकी उम्मीदों से, जो हमारे प्रधानमंत्री या बीजेपी जो मान रही थी, उनकी उम्मीदों से बहुत अपोजिट था। उन्हें लगा कि 2019 के चुनाव की तरह ही, उससे कहीं ज्यादा ये भी चुनाव जीत लिया जाएगा। बट ये सिर्फ परसेप्शन, 400 पार कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करने का मतलब खेल खेला गया। और एक और बात है ना, काट की आंधी बाहर। आपका मेन मुद्दा क्या है? आपका मेन मुद्दा ये है कि जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं वो लोगों को समझ आए, या मेन मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या कह रहे हैं? खैर इस पर मैं आऊंगी, लौटूंगी, आपसे जवाब लूंगी। रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभिता जी लौटूंगी आपके पास। रमन जी से अभी मेरा सवाल है, लौटूंगी आपके पास। रमन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुटेल साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए ठीक है, लौटकर राजवीर जी आप ही के पास आना पड़ेगा, फिर से टेक्निकल इश्यू है इसलिए दोनों का
फोन नहीं लग पा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, अभिदा जी की बातों का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, जो समीक्षा बैठक आज इंडी गठबंधन ने की, वही समीक्षा बैठक लगातार बीजेपी भी कर रही है। जब से चुनाव हुए हरियाणा में, चाहे हरियाणा के लिहाज से कहे, चाहे पूरे देश के लिहाज से कहे, लगातार आपकी समीक्षा बैठकें भी चल रही हैं। और जो आरोप आपके ही कुछ प्रत्याशी लगा रहे थे कि भीतरघात करने का प्रयास किया गया है कुछ विधायकों द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा, उनकी लिस्ट भी बन रही है, तो उन पर क्या कार्रवाई पार्टी करने वाली है? मीडिया के माध्यम से पता लगा, लेकिन मैं उन चीजों को पुष्ट नहीं करता। मैं मोहनलाल बड़ौली जी के जो बयान उसको कोट करके कहता हूँ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी में गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ हो सकता है, मतलब मान लीजिए कुछ ऑडियो वीडियो या जो भी आया है तो सारा सामान जमा करा दिया गया है। हमारे मुख्य प्रवक्ता जी ने कल परसों बयान दिया था मीडिया में, जो भी चीजें आई हमारे पास वो हमने जमा करा दी है मुख्यमंत्री जी के पास। तो मुख्यमंत्री जी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो एक संगठन के शीर्ष नेता के नाते वो उन्होंने अपना संज्ञान लेना है, वो जल्दी अपना संज्ञान लेंगे। अच्छा, ये बताइए, तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्या लगता है कि ऐसी नौबत क्यों आई? चलिए ठीक है, कार्रवाई करेगी पार्टी, वो समझ में आता है। बीजेपी जो लोगों की लिस्ट बन रही है, चाहे मोहनलाल बड़ौली जी की बात करें, हालांकि विपक्ष की तरफ से भी कई सारी बातें कही गई थी कि वहां पर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो भीतरघात कर रहे हैं, लेकिन जहां आपकी बात आती है तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? लालच बुरी बला। टिकट नहीं मिलने का लालच या क्या लालच? कुछ भी। और आप पता क्या होता है, हर कार्यकर्ता के मन में होता है चुनाव लड़ना है। किसी की टिकट तो एक कोई मिलनी होती है, और भी विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है और सक्षम है फैसला लेने में, रिजल्ट देने में। ठीक है ना? तो हमें पूर्ण विश्वास है जो पार्टी में जिसने भी जो किया होगा वो सर्जरी जरूर होके रहेगी। चलिए ठीक है, वो चाहे बूथ का कार्यकर्ता है, वो चाहे कोई नेता, एमएलए, मंत्री, कोई भी है। ठीक है ना? तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं बख्शेगी। चलिए ठीक है। मेरी आवाज रमन जी आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, जी बोल। ठीक है, काफी देर बाद आपसे जुड़े, इसके लिए माफी चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज समीक्षा बैठक होती है आपकी, और समीक्षा बैठक में खड़गे जी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 295 पार सीटें जीत रहे हैं। तो और क्या क्या समीक्षा में बातें निकल करके सामने आती है? देखिए, बात सीधी और स्पष्ट है। इंडिया अलायंस और हमारे माननीय खड़गे साहब जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता की नब्ज के आधार पे कही है। क्योंकि जो हमें भरपूर समर्थन और जो जनता ने एक मन बनाया था इस 10 साल की सरकार से कि इसके खिलाफ वोट डालेंगे, और हमें वोट डालने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, हम उसके लिहाज से एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि लोगों ने जो प्यार दिया है वो बड़ा स्वीकार्य है। हार और जीत राजनीति के जो दो अहम पहलू हैं। हमने हार को भी सर झुका के स्वीकार किया है, लेकिन मेन मुद्दा जो है आज ये था कि 10 साल से जो जनता ने पीड़ा सही है। मैं हरियाणा प्रांत से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार रही, किसान लगातार पीड़ित रहा, क्योंकि हरियाणा भारत के अन्नदाता की भूमि है। एक तरफ तो ये सरकार वादा करती है और अपने आंकड़े जब देती है तो कहती है कि हमने 85 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया, तो फिर वो अनाज पैदा करने वाला किसान क्यों 9-10 साल पीड़ित रहा डबल इंजन की सरकार से? अगर 3 काले कानून इतने ही सही थे तो सरकार ने वापस क्यों लिए? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब हितैषी बताते हैं ना, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम सबसे बड़े किसान हितैषी अगर कोई है तो वो बीजेपी वाले हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। अगर किसान सबसे ज्यादा पीड़ित कभी रहा है तो ये इस दौर में रहा है। इतिहास गवाह इस बात के लिए कि इस देश का प्रधानमंत्री सरेआम नेशनल चैनल्स पर आकर ये कहता है कि किसान भाइयों आप वापस लौटो।
आपकी फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी। क्या ऐसा हुआ? आज हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पंजाब में हालात ये है कि 700 किसानों ने अपनी शहादत दी और इस देश के प्रधानमंत्री का सीना कभी पिघला नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन पहले नहीं हुए, आंदोलन पहले भी हुए। स्वर्गीय टिकैत जी के नेतृत्व में जब राजीव गांधी जी प्रचंड बहुमत के साथ इस देश के प्रधानमंत्री थे, आंदोलन तब भी हुआ। लेकिन किसानों की बात को एक कलम से माना गया, इतिहास गवाह इस बात के लिए। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहूंगा। हरियाणा प्रांत में डबल इंजन की सरकार थी। अगर मनोहर लाल खट्टर जी इतने काबिल मुख्यमंत्री थे तो उनको चुनाव से पहले क्यों हटा दिया गया? जग जाहिर है सच्चाई सबके सामने। मैं इसमें गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, उससे एक कदम आगे बढ़ता हूं। कर्मचारी थे, व्यापारी थे, किसान था, मजदूर था, दुकानदार था, हर किसी की पिटाई हुई, हर वर्ग ने धरने दिए और हालात तो ये थे कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में कोई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। ऐन समय पे सैनी साहब को जिम्मेदारी दी गई और हालात ये है कि सर्वे, एग्जिट पोल ये सब चलते रहते हैं। पहले भी आए हैं, क्या उनके आंकड़े सही मिले? हम 4 तारीख का इंतजार करेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं, लोगों ने जो हम पे विश्वास किया है उसके मद्देनजर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है और हम किसान, मजदूर और दुकानदार के लिए। जी, आपकी बात को इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार फेल हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो किसी नई राह की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन आपने वो चींटी की दीवार पर चढ़ने वाली कहानी सुनी होगी। दीवार से कई बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार दीवार पर चढ़ ही जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। वो अपने जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और आखिरकार जीवन में देर से ही सही अपने सपने को साकार किया। सैंडर्स ने जीवन में कई बार खुद का कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर ही हाथ लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया। एक रेस्तरां का उनका अपना सपना था जो कई बार संघर्षों के बाद भी नहीं चल पाया। कई बार तो उनके विरोधियों के कारण, उनके कंपटीटर्स के कारण उनका रेस्तरां ठप हो गया। फिर भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और हर बार नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की। मंजूरी से पहले उनका नुस्खा 1009 बार कैंसिल किया जा चुका था, लेकिन वो हर बार नए उत्साह के साथ नया नुस्खा लेकर आए और आखिरकार उनका एक नुस्खा केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिसे पूरी दुनिया आज KFC के नाम से जानती है। KFC का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ और कंपनी को $2 मिलियन में बेचा गया। उनका चेहरा अभी भी KFC के ट्रेडमार्क के रूप में लगाकर उन्हें याद किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा एक दिन, खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana.
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब मैं आना चाहूंगी कुटेल साहब आपके पास, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार बताइए। जी चलिए, आपसे भी काफी देर बाद जुड़े, इसके लिए माफी चाहेंगे। देश प्रदेश में अलग अलग दावे हो रहे हैं। इंडी गठबंधन अपने अलग दावे कर रही है, एनडीए गठबंधन अपने अलग दावे कर रहा है। तो ऐसे में जब आपसे सवाल पूछा जाए हरियाणा को लेकर के, तो क्या लगता है 24 के इस दंगल में हरियाणा में किसका मंगल होने वाला है? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी है, दोनों जो है कि वो डरी हुई है और सब अपने अपने दावे जताने का काम कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो है कि चुनाव लड़ा, तो हरियाणा प्रदेश के जो नतीजे हैं, परिणाम है, वो चुकाने वाले होंगे। और कांग्रेस जो है वो डरी हुई है, कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि हमारा समीकरण बिगड़ जाए, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि बैठकें जारी कर और ये दूसरा जो है ये एक दूसरे के ऊपर आरोप थोपने का काम जो है कि वो कर रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर देश आजादी के बाद जो है कि लूटने का काम किया है, और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भी जो है कि लोगों को लूटने का काम कर रही है। और जो जनहित के मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दों को जो है कि कांग्रेस ने ना तो उठाने का काम किया है और ना ही उनके पक्ष के अंदर जो है कि कोई काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है कि जनता के हित के अंदर कोई किसी प्रकार का बड़ा काम नहीं किया है, ना ही हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग लेकर के आए हैं। और जनता ने जो है कि अपने मत का उपयोग किया है, और 4 तारीख को जो है कि परिणाम होंगे, आप सबके सामने होंगे और चुकाने वाले होंगे। 2-3 दिन का ही बस इंतजार है, जहां इतने महीने प्रचार में, चुनाव में काट दिए, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा था। तो ऐसे में 2-3 दिन बड़ी बात नहीं है, लेकिन दावे जो हो रहे हैं ना वो लगातार हो रहे हैं। ऐसे में समीक्षा बैठक आज कांग्रेस भी करती है, यानी जो इंडी गठबंधन है वो करता है, और इसमें कहते हैं कि देश भर में इंडी गठबंधन इस बार 295 से ज्यादा सीटें लाने वाले हैं। तो इस दावे पर क्या टिप्पणी एक बार आपकी चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो है कि कई प्रदेशों के अंदर प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन उसके अंदर ही इंडिया गठबंधन के अंदर खामियां रही है। अगर वो खामियां ना होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो स्वीप हो जाती, साफ हो जाती। लेकिन निजी स्वार्थों के कारण कुछ नेता इंडिया गठबंधन के अंदर है कि वो दूसरी पार्टियों के साथ में ना लगा करके जो है कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा है, हुड्डा ने जो है कि अपने आप को जो है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो है कि अपने मन चाहे उम्मीदवारों को उतार करके जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। और रोहतक और करनाल पे तो जो है कि उनका जो है कि एक फिक्सिंग वाला मामला जो है कि लोगों के सामने जो है कि वो आ चुका है। चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास। अभिता जी भी लगातार बनी हुई है। अभिता जी, बड़ी बात कह दी कुटेल साहब ने कि प्रदर्शन अच्छा है इंडिया गठबंधन का कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में, लेकिन उनके कुछ नेता है जो व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते पूरे गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन से व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं? एक तो हुड्डा साहब का नाम उन्होंने लिया। अच्छा, तो देखिए, ये आप फिर उस हिसाब से मतलब आप अजीत पवार, बीजेपी के अंदर इतने सारे भ्रष्टाचारी जो हेमंत बिस्वा शर्मा और ये सारे दूसरी पार्टियों से छोड़ करके आज बीजेपी में है और गए हैं, तो फिर उनके बारे में उनके क्या विचार होंगे? वो पूरा जग जाहिर है कि भाई ये अपने निजी स्वार्थ की वजह से ही गए हैं। इनके ईडी चार्जेस से इनको बचना था, और मुख्यमंत्री के पद अगर इन्हें चाहिए थे तो सीधा बीजेपी में जाओ। और यही चीज अगर चाहे कोई भी पार्टी है, देखिए आज मुख्य प्रश्न यही है कि देश में जो देश का संविधान है, उसका लोकतंत्र, उसको किस तरीके से बचाया जाए और लोगों तक एक वो जो मैसेज है वो कितना सटीक पहुंचाए, तो वो महत्वपूर्ण था। ताकि कोई किसी का निजी स्वार्थ से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो जो इंडिया अलायंस है वो इस देश के विपक्ष और उसके संविधान और उसकी मतलब लोकतंत्र में जो आस्था, उसको बचाने की बात है। इन व्यक्तिगत छोटी मोटी चीजें देखिए आप इनको चाहे किसी चीज बचाने की बात कैसे की जाती है, आज तक हम नहीं समझ पाए। लोकतंत्र किस तरीके से बचाने की बात? लोकतंत्र ऐसे
मीडिया की जो आजादी है उसकी रैंकिंग 161 गिर जाती है, जो कि पाकिस्तान में भी मीडिया को इतने मुखर होकर वहां बोल सकते हैं, उनकी आजादी से भी हम निचले स्तर पर चले जाते हैं। एक दूसरा चीज होता है कि जब चुनी हुई सरकारें, जो जनता जिनको चुनती है, उन सरकारों को तोड़ा जाता है, बहुमत की सरकारों को तोड़ा जाता है, और एक पीएमएलए का एक ऐसा कानून जिसमें आरोप सिद्ध हुए बगैर मतलब जेल में डाल दिया जाता है। ये मैं समझ पा रही हूँ आप किस चीज के लिए कह रही हैं, लेकिन बीजेपी के शरद रेड्डी के रूप में एक बात कंप्लीट करने दीजिए। शरद रेड्डी का जो वो सारा चंदा जिसके बयान के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजा गया, वो चंदा देता है बीजेपी को, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो पूरी ही भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। तो दो मुख्य रूप से घोटाले हुए, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड और एक जो सेक्स कांड जो प्रज्वल रवैना ने की है। ये शराब घोटाला है कि हमारे देश ने ऐसी चीजें देखी। तो प्रज्वल रवैना का सेक्स कांड जो पूरी दुनिया के सामने 2972 वीडियो, जिसमें 62 साल की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए, तो आप ऐसी बीजेपी पार्टी के लिए फिर आप क्या कहेंगे? उसकी गिनती नहीं की आपने बड़े घोटालों में। कौन से शराब घोटाले, कौन से हमारी पार्टी पर बयान है, बड़े बड़े नेता जेल में हैं। खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। ये खुद प्रधानमंत्री जी के बयान है। आप 80 इंटरव्यू लगभग वो दे चुके हैं। उन 80 इंटरव्यू में हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वो एक बायोलॉजिकल है, वो ईश्वर दूत है। आप आज 10 साल में, आप 2014 में बता देते लोगों को कि आप ईश्वर दूत है, तो हम अपनी धार्मिक आस्थाएं जोड़ते, ना कि आपके साथ राजनीतिक आस्थाएं। ठीक है, आपकी सारी परेशानी मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक छोटा सा जवाब दीजिए। आप ही की परेशानी से निकला हुआ सवाल है। आपने कहा कि पार्टियों को तोड़ने का काम करते, सरकारों को गिराने का काम करते, किस मेथड से? क्या नेताओं को खरीद के, जैसा कि आपके द्वारा आरोप लगाया जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है कि हाँ, नेताओं को खरीद के पार्टी का जो है पार्टी तोड़ी जाती है, सरकारें गिराई जाती हैं, तो वो कौन से नेता होते हैं जो बिकने को तैयार रहते हैं? मेरी आवाज पहुंची आप तक? चलिए ठीक है, रिएक्शन दे दीजिए आप रोहिला साहब, अबिता जी लौटूंगी। बड़ी बातें कर रही है। मैं इतना पढ़ा लिखा कहूँ नहीं, लेकिन मेरी पार्टी को शुरू से जानता हूँ, क्योंकि अन्ना आंदोलन में कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी मतलब प्रदर्शन लगाया था। एक आंदोलन से निकली पार्टी, इसने ये कहा हम राजनीति बदलने आए हैं, ये लोग खुद ही बदल गए। जब इस पार्टी की फाउंडिंग हो रही थी, वीडियो देख लेना अभी थी आप, शांति भूषण और प्रशांत भूषण ने 1 करोड़ रुपए दिए थे 1 नंबर में। सबसे पहले तो लोकतंत्र की हत्या की उन दोनों को निकाला आपने, फिर योगेंद्र यादव को, फिर प्रोफेसर आनंद को। उसके बाद तो लाइन बहुत लंबी है, कभी मैं किया तो मेरे को वैसे याद है, क्योंकि ये लोग आंदोलन में मिलते थे हमारे को, ठीक है ना। तो आप लोकतंत्र की बात आप ना ही करो तो बेहतर रहेगा। आपका जो सीएम है, जो केजरीवाल, वो आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है, ठीक है ना। आप कहाँ लोकतंत्र की बात करती है? आपकी पार्टी को बंदी बना रखा है केजरीवाल ने, जेल से चला रहा है वो सरकार को। तो ये पूरा हरियाणा, पूरा देश देख रहा है इस चीज को। तो कृपया करके थोड़ा होमवर्क करके आ गए आप। आपकी पार्टी को किस नेता को आपके नेता ने भगाया? किरण बेदी जी दुखी होके गई थी, तुम्हारे विश्वास बहुत लंबी है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र की बात नंबर 2, आप मीडिया हाउस में बैठ के, किसी चैनल में बैठ के मतलब बोलने नहीं दिया जाता, बोले तो नहीं आप यहाँ अपनी बात रख रही है यहाँ। तो लोकतंत्र देखिए, 2 मुद्दे मेन तौर पर देखे जाते हैं, एक ईवीएम और एक मीडिया। अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष को मीडिया और ईवीएम पर सवाल ज्यादातर उठाते हैं। खैर, इस पर मैं टिप्पणी इसलिए भी नहीं लेना चाहूंगी कि अक्सर बातें होती रहती हैं, बहुत ज्यादा कोई मतलब है नहीं इस पर टिप्पणी लेके। रमन सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो। सुन पा रहे हैं आप मुझे? रमन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही। रमन जी, दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, टेक्निकल इश्यू कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज। कुटेल साहब, आप कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? 2 ही घोटाले बता रही हैं अभिता जी कि 2 ही घोटाले बड़े हैं, एक एमएमएस कांड वाला और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। देखिए, यहाँ पर
मुद्दे तो बहुत हैं, चाहे इलेक्ट्रोल बोर्ड का मामला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे हरियाणा प्रदेश का धान घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला, फर्जी आईडी घोटाला, नगर निगम घोटाला और फूड एंड सप्लाई का फर्जी राशन कार्ड का घोटाला। तो बहुत सी बातें जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर देखते हैं और जिससे जो की जनता जो है कि वो आहत है और जनता दुखी है। जनता ने जो है कि अपने मत का उचित प्रयोग किया है, ये हमारा मानना है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि 10 साल तक जो है कि किसानों को जो है वो तंग करने का काम किया और किसान सड़कों पर आए, उन पर लाठियां फाड़ने का काम किया है। अगर सरपंचों ने जो है अपनी मांग मनवाने का काम किया तो उनके ऊपर भी लाठियां फाड़ने का काम किया है। अगर छात्रों ने जो है कि दाखिले की बात की है तो उनके ऊपर भी लाठियां फाड़ने का काम किया है। अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जो है कि अपनी मांग है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल इस बार की वोटिंग को लेकर के आपसे करना चाहूंगी। इस बार की वोटिंग को लेकर के परसेंटेज घटने का कारण आप जो लगातार बता रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन अब जो बात आ रही है भीतर घात की बात आ रही है, वही बात कांग्रेस भी कर रही है, वही बात बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी के कुछ बड़े बड़े प्रत्याशी कहते हैं, अशोक तंवर कहते हैं, मोहनलाल बडोली कहते हैं कि भीतर घात हो रहा है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पार्टी में रहते हुए कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं और वाले भी कहते हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उपचुनाव में, उन्होंने कहा कि कई सारे नेता ऐसे हैं कांग्रेस के जो बीजेपी को वोट देने की बात करें। तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, ये क्या चल रहा है? देखिए, जब हार नजर आती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो कि जारी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहनलाल बडोली जो है कि शायद संसद की सीट हार रहे हो तो इसलिए जो है कि एक दूसरे पर जो कि वो आक्षेप लगाने का काम कर रही है। चाहे कांग्रेस का लीडर है कहीं पर, अगर वो कांग्रेस का जो है कि वो सीट हार रही है तो वो लोग फिर जो है कि आरोप प्रत्यारोप जो है कि वहां पर वो लगा रहे हैं। तो इसलिए जो है कि वो अपनी कमी को ना बता करके वो दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है कि वो लगाने का काम करते हैं। रही दूसरी बात है, चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जब कमी कमजोरी रह जाती है, कुछ कमजोरी होती है तो उस कमजोरी का जो है विपक्ष जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष है विपक्ष है, तो वहां पर उसका फायदा उठाने का जो है कि वो काम किया जाता है। अक्सर चुनाव के अंदर ये बात देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को जो है कि टिकट ना मिला तो वो अवश्य भीतरघात जरूर करेगा, कहीं ना कहीं जो है कि वो दूसरे के साथ अपनी सेटलमेंट करके जो है कि उसको लाभ पहुंचाने का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस चुनाव के अंदर हमें देखने को मिली है। जैसा कि महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा सीट है तो वहां पर किरण चौधरी ने जो है कि खुलकर के जो है कि वो प्रचार नहीं किया। दूसरा सिरसा सीट के ऊपर जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि वो शैलजा के पक्ष के अंदर वोट डलवाने के लिए अपील करने के लिए जो है कि वो नहीं गए। जैसे रणदीप सुरजेवाला जी है, रणदीप सुरजेवाला जी जो है कि रोहतक सीट के ऊपर जो है कि वो वहां पर जो हुड्डा जी जो उनके बेटे हुड्डा साहब के जो बेटे खड़े थे वहां पर, तो उनको भी जो है कि उसके चुनाव प्रचार के लिए कंपनी के अंदर वो नहीं गए हैं। दूसरा जो है कुरुक्षेत्र के अंदर जो है, कुरुक्षेत्र के अंदर जैसा गठबंधन का जो कैंडिडेट वहां पर था, आप पार्टी का कैंडिडेट वहां पर था, तो लेकिन जो बड़े नेता कांग्रेस के जो बड़े नेता थे तो कोई भी प्रचार प्रसार के बीच में की वहां पर नहीं गया। तो इसलिए भीतरघात का होना वो जरूरी है, हुआ है और वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का जो है कि वो काम किया गया है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव परिणाम आएंगे वो चुकाने वाले होंगे। ठीक है रमन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। इनेलो वालों का कहना है कि चौंकाने वाले परिणाम जरूर आएंगे हरियाणा में, लेकिन वो कांग्रेस या बीजेपी के पक्ष में नहीं आने वाले हैं। एक बड़ी बात उन्होंने और कही यहाँ पर कुटेल साहब ने कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है इंडिया गठबंधन, इसमें कोई दो राय नहीं है कई जगहों पर, लेकिन उसके जो अंदर के कुछ नेता हैं वो निजी स्वार्थ के लिए पूरे गठबंधन का नाम खराब कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले नाम हुड्डा साहब का लिया। देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारी पार्टी के बड़े ही सम्मानित और सीनियर नेता। इंडियन नेशनल लोक दल पहले अपने गिरेबान में जाके 20 साल से जो पार्टी सत्ता में नहीं है, एक एमएलए लेके घूम रही है और वो ज्ञान बांटती है। इतिहास गवाह है इस बात के लिए, जब भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार को समर्थन देने में इंडियन नेशनल लोक दल और जेजेपी ही काबिज हुई है। ये सत्य है और स्वीकार्य है। बड़ा हास्यमयी लगता है जब जो पार्टी को हरियाणा के लोगों ने
गुंडा राज को नकार दिया हो, जिस पार्टी के पास एक विधायक हो ले देके, जिसका कोई इतिहास नहीं बचा हो, और आज वो ज्ञान देने की बात करते हैं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आज कहना चाहता हूं, हरियाणा में ये सत्य है कि आंकड़े जो है बड़े चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि हम जनता की नब्ज के आधार पर एक बात जरूर कहना चाहते हैं, जो हमने 10 साल विकास कार्य किए थे उस सब को मद्देनजर रखते हुए, और जो इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को धोखा दिया और ठगा है, मैं उस सबको समझते हुए देखते हुए एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस राज होगा। दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों को पीड़ित किया है, जो व्यापारियों को पीड़ित किया है, जो कर्मचारी पीड़ित हुए हैं राज्य में और केंद्र में, अग्निवीर योजना हो, रेलवे में कोई वैकेंसी ना बची हो, 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात के नाम पे नरेंद्र मोदी जी ने जुमला छोड़ा हो, आज जाति और धर्म पे चुनाव हो रहा है। मुद्दों पे, विकास पे चुनाव होना चाहिए था। चलो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की। अच्छा, किसकी बदौलत पे हो रहा है जाति धर्म पे मतदान? हाँ जी, जाति धर्म पे किसकी बदौलत पे चुनाव हो रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत की संस्कृति का हर कोई सम्मान करता है। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के भाईचारे का प्रतीक है, आगे भी रहेगा, पहले भी था। लेकिन जब देश में जाति और धर्म की परिभाषा नए सिरे से कोई सरकार लिखने की कोशिश करती है, तो हरियाणा का युवा पढ़ा लिखा है, इस देश का युवा पढ़ा लिखा है, सबने देखा है कि करनी और कथनी में जो फर्क दिखाई दिया हो, उसके सामने अब मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचा है। पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। अच्छा, अगर युवाओं के रोजगार पे वोट मांगते, विकास पे वोट मांगते, तो देश में शायद आज हम इनकी तारीफ करते। लेकिन जाति धर्म पे चुनाव लड़ने की कोशिश करने वाली पार्टी को कभी भी इस देश ने लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया और ना ही करेगा। बीजेपी वालों की तारीफ करते रमन जी? कौन बीजेपी वालों की तारीफ करेगा? किसान करेगा। आप कह रहे हैं कि अगर युवाओं से, युवाओं के नाम पे वोट मांगते, रोजगार के नाम पे वोट मांगते, तो हम तारीफ करते। किसकी तारीफ करते आप? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो सरकार सत्ता में होती, अगर वो सही मुद्दों पे वोट मांगती, तो शायद उसकी देश तारीफ करता। लेकिन जब जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगा गया, तो इसका मतलब विकास नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 60-70 साल राज किया है। अगर हमने राज किया है तो इसका मतलब हमने काम भी किया है। डबल इंजन की सरकार। और मैं एक बात आपको आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपका चैनल प्रसिद्ध है, इसको हरियाणा के लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। माननीय पीछे खट्टर साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अब की बार 75 पार, तो वो सरकार बहुमत में भी सत्ता नहीं लेके आई थी। एक चुनाव का रिजल्ट दूसरे चुनाव की दशा और दिशा तय नहीं करता, ये मैं फिर बताना चाहता हूं। और ये पहले भी हुआ है और आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। ये दुर्भाग्य रहा हरियाणा का कि बार बार हरियाणा पीड़ित रहा, हर वर्ग की पिटाई हुई, किसी वर्ग की सुनवाई नहीं हुई, और आखिरी में जिसने इन पे अत्याचार किया उसको कुर्सी से ही अलग कर दिया कि आप इसको दूर कर दो तो आपका विरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन वो विरोध लगातार दिखाई दिया। माननीय खट्टर साहब को 400 पुलिस वाले तो लेके गांव में वोट मांगते थे। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया आपने कि आप इतने डरे हुए? आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय खट्टर साहब ना इस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, अनिल विज जी ना इस प्रांत के गृह मंत्री हैं। आज भी ये लोग 25-30 कमांडो लेके घूमते हैं। एक विधायक को 2 या 3 गनमैनों की सिक्योरिटी दी जाती है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ऐसा आपने कौन से कुकर्म कर रखे हैं कि आप इतने डरे हुए हो? चलिए ठीक है रमन जी, लौटो की समय की थोड़ा सा पाबंदी है। सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं रोहिला जी। रमन जी सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि ना आप मुख्यमंत्री रहे, ना आप गृह मंत्री रहे, तभी भी आप इतने 20-20, 25-25 कमांडो लेकर के घूम रहे हैं। मनोहर लाल जी पे जी, मनोहर लाल जी और अनिल विज साहब पे सिक्योरिटी का इनपुट मिला होगा आईबी से, सीआईडी से, तो सिक्योरिटी दी गई है, तो क्या दिक्कत होती है?
वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, तो इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? अच्छा, एक चीज अपने और, नेताओं की तरफ देखो ना, कितनी सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं आपके नेता। वो तो थोड़ा सा 10 साल में ठीक ठाक सिस्टम हुआ उनका, जब सत्ता से बाहर हुए हैं। चलिए ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये कोई बहुत वो नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जो वोटिंग है, अगर आप लोगों से मत युवाओं के नाम पे मांगते, रोजगार के नाम पे मांगते, तो हम भी आपकी तारीफ करते, लेकिन जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जनता पार्टी ने किसी जाति के नाम पे नहीं मांगा, क्योंकि जाति की बात राहुल गांधी ने की थी, वे जाति की जनगणना करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा उनका एपिसोड बन सकता है उस बात में, ठीक है ना। तो जाति की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव करती है, सामूहिक प्रयास, क्योंकि कोई हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई एक परिवार की, एक घराने की पार्टी नहीं है। तो हमने जाति धर्म की बात में वोट नहीं मांगते, हमने तो 10 साल में डिलीवर किया है, वो जनता तक पहुंचाया अपना मैनिफेस्टो, और उसी के आधार पर जनता ने हमें भरोसा दिया है, और फिर हमें तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत देने जा रही है। चलिए ठीक है, क्योंकि समय कम है, तो अविता जी आपसे एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। देखिए, जो मेन इन चीजों पर, मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए थी, मैनिफेस्टो के ऊपर बात होनी चाहिए थी, वहीं पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में नौकरी शब्द ही गायब है, सिर्फ रोजगार के बारे में बात है। जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी, अब वो नौकरी ही शब्द इनके मैनिफेस्टो में खत्म है। जहां ये 370 की बात करते हैं, ये खुद वहां पे कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और रही बात यूपी में कि हम राम को लाए हैं, उनको हम लाएंगे, तो इसी बात से लोग आहत हो गए कि ये कौन होते हैं कि ये राम जी को लेकर आएंगे। तो इन सारी बातों के बीच में ही 2024 के 7 चरणों के चुनाव में, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाजरे का स्कैन कर दिया, भैंस ले जाएंगे, ठीक है, अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं हूँ, इस तरीके की बयानबाजी से मतलब इतने हास्यास्पद है ये बातें। और दुख भी होता है कि एक प्रधानमंत्री होते हुए वो इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। और कहीं इन्हीं बातचीतों में अगर देखा जाए तो कंगना रनौत भी ये बोलते हुए मिलती है कि उन्होंने एक कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए, तो मतलब इतने, और बीजेपी के प्रवक्ता इन सब ने जो एक धरातल बनाने की कोशिश की, उन्हें भगवान करने की कोशिश की, वो एक मखौल बन गया, मजाक बन गया, मजाक के पात्र बन गए लोगों के बीच में कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, या जिनको मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए थी, महंगाई के बारे में बात करनी चाहिए थी, रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, और वो बातें ऐसी कर रहे हैं। तो इस बात से, जहां वो बहसों की बात कर रहे हैं, उन्हें बहस करनी चाहिए थी विपक्ष के नेताओं के साथ। जब उन्हें डिबेट में चैलेंज किया गया, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जहां वो 80 इंटरव्यूज दे रहे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते, तो शायद थोड़ी लोगों के बीच वो वोटिंग मिल पाती। तो अब इन सभी बातों से उनको लोग नहीं चाहते हैं, जनता नहीं चाहती है। चलिए ठीक है, चाहती है नहीं चाहती है तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 7 चरणों के लिए मतदान हो चुका है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत एक तरीके से ईवीएम में कैद हो गई है, और अगर रिजल्ट का इंतजार अब 4 जून के लिए किया जाएगा, यानी 4 जून को पता चल जाएगा कि किसके सर पर इस बार ताज सजने वाला है, किसके हाथ में सत्ता की चाबी होने वाली है, चाहे कोई कितने भी दावे कर रहा हो, चाहे कोई कितने भी वादे कर रहा हो। तो फिलहाल आज के इस चुनावी चर्चा में इतना ही। नमस्कार। Hey mom! Hey, look, I can download a song